कर साथियों, ब्रेन गेम में आपका स्वागत है। जैसे हमने पहले जो आर ओ की जो टेस्ट सीरीज फर्स्ट है ना, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो 1 to 25 जो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है वो हमने पिछली वाली वीडियो में करा दिया है। उसका जो हम इस वाली क्लास के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसकी प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और आज हम 26 से 50 तक स्टार्ट करेंगे। ऐसे 4 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। एज इट इज़ हिंदी का रहेगा। हिंदी का हम 60 क्वेश्चन आएंगे, उसका या तो 30 क्वेश्चन करके डिवाइड करके 2 क्लास में कराएंगे या फिर एक ही में कराएंगे, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको कराएंगे, क्योंकि हमें खुद का भी पढ़ना पड़ता है इस वजह से। तो आज हम कहाँ से देखेंगे? 26 का देखेंगे। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना, ताकि और भी लोगों के पास में पहुँचे और थोड़ी सी अपनी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 26 के क्वेश्चन से, जो हमने पहले करा दिया है। 25 आप उसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे, तो उसमें सीक्वेंस वाइज आएंगे और उस पर लिखा हुआ पार्ट 1, पार्ट 2 और टेस्ट नंबर 1, ठीक। तो अभी स्टार्ट करते हैं 26 से। ठीक है, 26 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक, इसको पढ़ेंगे। 26 वाला क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। कलर क्या रहेगा ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है? पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, ठीक है। इसको लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जो दे रखे हैं वो क्या दे रखा है आपका? एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, सी ऑपरेशन 0 ओवर के रूप में, या खेड़ा सत्याग्रह के रूप में, ठीक है। तो पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से क्यों जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेंगे आप कमेंट में भी दे सकते हैं, और आप इसको डायरेक्ट हम आपको बता ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको जाना जाता है आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे जानते हैं? क्योंकि गांधी द्वारा 1940 में, ठीक है, किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा, है ना। गांधी जी द्वारा 1940 में इसको पवनार आंदोलन को शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1940 में पवनार आंदोलन की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ये इसमें जो आपके प्रथम कौन थे? सत्याग्रही, ठीक है। सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। पहले फर्स्ट नंबर के थे आपके विनोबा भावे, ठीक है। दूसरे नंबर के थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे नंबर के थे आपके ब्रह्मदत्त। कौन? ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो ये आंदोलन था, इस शुरुआत किसने करी थी? गांधी जी ने, ठीक है। शुरुआत करी थी गांधी जी ने। और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही थे आपके, एक बार दोबारा से रिपीट करा देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो पहले वाले प्रथम जो इसके सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, और दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। ये आपका हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे 27 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला कथन क्या कहता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवाओं का वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर रहेगा सी। दोनों कथन क्या है? सत्य है। तो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1817 से लेके 1819 तक चला था। कौन सा? तीसरा। तो कितने मराठा युद्ध हुए हैं? 3 ही मराठा युद्ध हुए हैं, ठीक है। 3 मराठा युद्ध हुए हैं। 3 में से जो आपका लास्ट वाला था ये 1817 से लेके 1819 तक चला है। कब तक? 1819 तक चला है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? जैसे 1830 जो हुआ था, तो मराठाओं का साम्राज्य क्या हुआ था? लड़खड़ा गया था, मतलब पतन की ओर था, पूरी तरह से खत्म था, ठीक। तो उस समय क्या किया गया? इससे जो पेशवा का जो पद था इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था पूरी तरह से, ठीक है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जब तीसरा जो अगला मराठा युद्ध हुआ था तो पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। जब उसके पश्चात पेशवाओं का जो वंशानुगत की समाप्त कर दिया, तो आगे का कोई भी पेशवा आ ही नहीं सकता था, इसलिए बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंतिम पेशवा कहलाए थे, ठीक। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य, ठीक, क्या कहता है? विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालिक शासकों के
युग्मों में सही सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो ये क्या करना है, सही मिलाना है ना। तो सही मिलाएंगे हम। तो पहला देखो, पहला क्या करा है, निकोलो कोटी देवराय प्रथम, नूनिज किसके काल में, अच्युत राय और डोमिंगो पायास कृष्णदेवराय। ठीक, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट में बताएं। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक, तो ये क्या रहा है, सभी सुमिलित है। निकोलस कोटी का शासनकाल का था कौन, जब निकोलो कोटी आया था भारत में, जो यात्री था, विदेशी यात्री था, उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य में किसका शासन था, देवराय प्रथम का। वहीं नुनिज आया था किसके शासक में, अच्युत राय का शासक था, उस समय नुनिज आया था। ऐसे ही डोमिंगो पायस किसके शासन में आया था, कृष्णदेव राय के शासन में। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो क्या देखना है हमें, सही सुमेलित देखना है। ठीक, तो पहला देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, ए लोएस्ट पठार कहाँ पे है, चीन में है। ठीक, लोएस्ट पठार आपका चीन में है। ऐसे ही पोटावर पठार पाकिस्तान में है, सान पठार म्यांमार में है, या उपरोक्त सही सुमेलित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो है उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो लोएस्ट पठार कहाँ पे आपका चीन में पड़ता है, पोटावर पठार पाकिस्तान का है, और सान पठार आपका म्यांमार का है। ठीक, ये समझ में। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें तो बताया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जैसे ही आपका 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, क्या 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ पे, अमृतसर में। ठीक है, तो ये क्या कर रहे, एक शांति सभा कर रहे थे। उस समय जनरल डायर ने क्या करा था, गोली स्टार्ट करा दी थी, गोली चला दी थी उन पर बैठी सभा में, भरी सभा में, जिसमें से बहुत सारे लोग, हजारों लोग क्या हुए, जख्मी हुए और उनकी मृत्यु हो गई। तो उस घटना के प्रति क्या हुआ, रोष उत्पन्न हुआ। ठीक है, उस घटना के प्रति क्या हुआ था, भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ, और उसमें क्या करा था, जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, ठीक है, उसमें किसी ने इस्तीफा दे दिया था। तो उनमें से किसने दिया था, इनमें से जमनलाल बजाज, शंकर नायर, या आशीष मुखर्जी, या आशुतोष चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो किसने दिया था, राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर आपका शंकर नायर। ठीक है, शंकर नायर ने क्या किया था, जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उससे क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो वहीं आपके गांधी जी, ठीक है, वहीं आपके गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। वहीं जमनालाल बजाज, जो जमनालाल बजाज थे, ठीक है, जमनालाल बजाज को ने राय बहादुर की उपाधि क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। ठीक है, जमनालाल को कौन सी उपाधि मिली हुई थी, राय बहादुर की। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखना या नोट कर लेना, क्योंकि जो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमें आसानी से मिलते नहीं हैं, तो उसको जो भी फैक्ट आपको नया लगे उसको नोट कर लेना। तो जमनालाल बजाज को किस में मिली थी, आज तो ये शंकर देव वाला आ गया, ठीक है, कार्यकारी परिषद से। वहीं आपको पूछ ले कि राय बहादुर की जो उपाधि थी वो किसने त्यागी थी, तो जमनालाल बजाज ने त्यागी थी। ठीक, वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में तिल ताड़ पाम ऑयल का देश कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है जो तिल ताड़ पाम ऑयल का देश कहा जाता है। ठीक, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए केन्या, सोमालिया, सी नाइजीरिया, डी युगांडा। ठीक, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, तो क्या है आपका आंसर, राइट आंसर जो है आपका, राइट आंसर है आपका नाइजीरिया। ठीक है, क्या कहलाएगा, नाइजीरिया को तिल ताड़ पाम ऑयल का देश कहा जाता है। ठीक, इसकी जो राजधानी भी एक बार देख लेना, राजधानी इसकी अबूजा है, क्योंकि राजधानी भी पूछ लेता है, और ये अभी चर्चा में चला हुआ था तो इसलिए इसको पूछ लिया गया है। ठीक, जैसे हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो स्टैटिक जीके भी पढ़ते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, इस बार जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं हमने, जो पैटर्न देखा है उसमें क्या है कि जो स्टैटिक या जो जीएस के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो करंट के ही क्वेश्चनों का रिकैप कर देते हैं। मतलब कि आज कोई घटना चल रही है, जैसे हमें पाम ऑयल पर देखने को मिला, कोई न्यूज़ आई,
ठीक, उसका क्या करेंगे, उसको ना देके क्या करते हैं, वो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखते हैं और वहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक, तो आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो यही ट्रेंड चल रहा है। तो हमें क्या करना है, जो भी करंट आता है तो उसका बैकग्राउंड भी पढ़ के चलना है, ताकि क्वेश्चन बने तो हम आपको उसको आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक, तो यही पैटर्न लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 में अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा सत्य है। ठीक है, तो कौन सी नदियां हैं, अफ्रीका की नदियां हैं। ठीक, अफ्रीका की नदियों के निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन कौन से हैं आपके, एक तो ये है लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वहीं सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं, या ना तो 1 और ना ही 2 दोनों। ठीक, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी, ना तो 1 ना ही 2। आइए एक्सप्लेन में देखते हैं। जो लिम्पोपो नदी है ना, इसको एल से डिनोट करते हैं। जो लिम्पोपो नदी है ये विषुवत को नहीं काटती 2 बार। ठीक है, किसको नहीं काटती, विषुवत रेखा को नहीं काटती है। ठीक, तो ये किसको काटती है, विषुवत को नहीं काटती है, तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, किसको काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। वहीं सेकंड वाले स्टेटमेंट में देखेंगे कि कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये क्या कर दिया, इनका उल्टा कर दिया है। तो कांगो ने जो कांगो रिवर है वो किसको काटती है, वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इनका क्या कर दिया, क्रॉस कनेक्शन कर दिया। ठीक, तो क्या हुआ इनका राइट आंसर, ना तो 1 ना ही 2। ठीक, नेक्स्ट 33 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। अर्जेंटीना में स्थित चाको मैदान प्रसिद्ध है। ठीक है, चाको मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है अफ्रीका में, अभी देखते हैं। कपास उत्पादन हेतु, बी ऊन उत्पादन हेतु, सी गेहूं उत्पादन हेतु, डी कोयला उत्पादन हेतु। जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका कपास। ठीक, अर्जेंटीना में स्थित चाको मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, ठीक, तो ये अर्जेंटीना का पड़ता है। ठीक है, अर्जेंटीना कौन सा देश है, अर्जेंटीना साउथ यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, साउथ अमेरिका का आपका अर्जेंटीना पड़ता है, और पहला पड़ता है आपका ब्राजील। ठीक है, पहला क्या पड़ता है, ब्राजील। ठीक, तो वहीं पर आपको चाको मैदान देखने को मिलता है, अर्जेंटीना में चाको मैदान मिलता है, और वो चाको मैदान की जो प्रसिद्धता है, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए, है ना, कपास के लिए प्रसिद्ध है ना। वहीं हम देखेंगे तो ये किस तरह के है, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ उत्तम शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं। शीतोष्ण मतलब होता है कि ठंडा एरिया। ठीक, ठंडा एरिया, जैसे कि हम शीतोष्ण कहेंगे, जैसे ये आपको समझाएं, ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है। थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना देता हूँ। तो ठीक है, ये क्या है, भारत है, और इसको जो कर्क रेखा है इसको 2 बराबर भागों में काट दिया है ना। ये आपका ट्रॉपिकल रीजन पड़ जाता है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन पड़ जाता है, ये शीतोष्ण में आ जाता है, और ये उष्णकटिबंधीय में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये आपका उत्तम शीतोष्ण घास भूमि मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं, पंपास घास भूमि यहाँ पे मिलती है। कौन सी घास मिलती है, पंपास। ठीक है, अर्जेंटीना की कौन सी घास है आपकी, पंपास घास का मैदान यहाँ पे मिलते हैं। और ये किस तरह का मैदान है, शीतोष्ण मैदान है। कौन सा, शीतोष्ण मैदान है, जहाँ पर पंपास की घास मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि दक्षिण आल्प्स पर्वत, ठीक, कौन सा है, कौन सा पूछा है आपका, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक, ये कहाँ पर स्थित है, तो हम देखेंगे ए ब्रिटेन में, बी न्यूजीलैंड में, सी दक्षिण अफ्रीका में, और डी फ्रांस में। ठीक, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा आपका न्यूजीलैंड, बी। ठीक है, जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है, न्यूजीलैंड में, है ना। और इसको क्या कहते हैं, इसको दक्षिण गोलार्ध का क्या कहेंगे, ब्रिटेन कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको ब्रिटेन कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसकी एक सर्वोच्च चोटी भी होती है, यहाँ पे भी पूछ लेता है कि न्यूजीलैंड, ठीक है, वैसे भी आपके वर्ल्ड कप चल रहे हैं और न्यूजीलैंड की जो फॉर्म है ना वो बहुत डाउन है,
और इसी को देखते हुए अगर क्वेश्चन भी बना लेते हैं बाई चांस, तो जैसे आपका आल्पस है, दक्षिणी आल्पस जो पर्वत है ना, ये न्यूजीलैंड में स्थित है और इसकी जो सबसे बड़ा जो चोटी है वो कौन सी है, उसकी सबसे बड़ी चोटी जो है कुक है। कौन सी है? कुक है ना, कुक की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 में आपका दे रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, है ना, जिनमें अभिकथन है। ठीक, तो कथन ए, दूसरे का कारण क्या है? आर है। तो पहला अभिकथन क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। क्या कह रहा है? ये आपका एक सेकंड, उत्तरी गोलार्ध में तापमान विशेषताएं अधिक होती हैं। ठीक है, इसका कारण दे रखा है उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। ठीक है, क्या है? उत्तरी गोलार्ध में क्या है? जल की अधिकता अधिक है। इसी कारण से क्या कह रहा है? ये तापमान में विषमताएं अधिक दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो इसको क्या कह रहा है इससे? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पहला हम देख लेते हैं इसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कहते हैं। ए क्या कह रहा है? ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन क्या कहता है? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर देते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए आर दोनों सही हैं। ठीक है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में तापमान की विषमता क्या है? अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। जैसे हम देखते हैं आपका ये जो है क्या है? ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, और ये क्या है? 23.5 डिग्री पे क्या है? ये झुकी हुई है। ठीक है, तो झुकने का क्या कारण है? तो यहाँ का जो रीजन है ना, यहाँ पे क्या है आपका जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे सूरज की जो रोशनी है वो कम मात्रा में रहती है, जबकि आपकी नॉर्थ पे थोड़ी इससे अधिक रहती है ना। तो उसी क्षेत्र में क्या है? ये वाला जो रीजन है ना पूरा, ये क्या है? बर्फ से ढका हुआ है, पूरी तरह से जमा हुआ है, थोड़ा बहुत इधर है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का वो नॉर्थ वाला हिस्सा है। इधर कोई भी कंट्री नहीं है, इधर कंट्रीज है। तो क्या कहते हैं? ये इसमें जल की अधिकता दिखाई देती है। इस वजह से क्या होता है? तापमान में उतार चढ़ाव रहता है और वहीं पर वर्षा मौसम वगैरह में हलचल होती है। तो यही कारण होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? अच्छा 35, 34 हो गया, 36 आएगा, सॉरी। 36 क्या कहता है? चुंबमंडल के संबंध में, किसके संबंध में? चुंबमंडल के संबंध में, चुंबमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ठीक है, तो चुंबमंडल किसे कहते हैं? चुंबमंडल भी तो किसे कहते होंगे, तो उसको समझते हैं कि चुंबमंडल क्या होता है? चुंबमंडल पृथ्वी की सबसे नजदीकी सतह होती है, ऊपर वाली। ठीक है, तो चुंबमंडल आता है, फिर समता मंडल आता है, फिर आपका मध्य मंडल आता है, फिर आपका बहिमंडल, आयन मंडल आता है, फिर बहिमंडल आता है ना। ऐसे ही चुंबमंडल होता है जो पृथ्वी की सबसे निचली वाली परत को बताता है, सतह को बताता है। जैसे इसमें क्या होता है? संबंध है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? संबंध धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। बी क्या कहता है? जेट स्ट्रीम चुंबमंडल में ही प्रवाहित होती है। और सी कहता है कि चुंबमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसके ऊपर क्या पड़ता है? समता वो पड़ती है, मंडल पड़ता है, समता मंडल पड़ता है। और वहाँ पे क्या होता है? आपका शांत वायु का क्षेत्र होता है और उसी क्षेत्र में क्या होता है? आपका जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो आपके समता मंडल में ही उड़ान भरते हैं। तो ये चुंबमंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक आंसर है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सही स्टेटमेंट है। जेट स्ट्रीम चुंबमंडल में ही प्रभावित होती हैं। देखो जो चुंबमंडल है ना, ये वायुमंडल का सबसे निचला वाला पार्ट है, निचला वाला हिस्सा है। और इसी में क्या होता है? जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं किसके अंदर होती हैं? आपके चुंबमंडल के अंदर होती हैं। तो जेट स्ट्रीम कहाँ आएगी? चुंबमंडल के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? आपका सही हो जाता है। ठीक, ऐसे ही संबंध धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। जो हवाओं का रुख होता है ना, जैसे स्थायी पवन है और आपकी व्यापारिक पवन है, ये क्या है? ये संबंध धाराएं। और कुछ जो धाराएं होती हैं आपकी कोल्ड ड्रिफ्ट है, वार्म ड्रिफ्ट है। ठीक, तो ये क्या है? ये धाराएं, और इनका जो रहती है, इनका जो प्रभाव पड़ता है वो चुंबमंडल में ही पड़ता है। ठीक है, तो चुंबमंडल के अंतर्गत ही रहती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये वाला कथन भी क्या हो जाता है? हमारा ठीक हो जाता है। ठीक, तो तीनों कथन कैसे हैं? सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। तो सभी कथन सत्य हैं।
ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या रहता है, अधिकतम रहता है। वहीं ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव कैसा रहता है, शून्य रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बताओ। इसमें एक चीज और देखना, ये असत्य पूछा हुआ है। ठीक है, सही नहीं पूछा है, सत्य नहीं पूछा है, असत्य पूछा है कि कौन सा गलत है। तो हम क्या देखते हैं कि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या रहता है, अधिकतम रहता है। सही क्या था, ये स्टेटमेंट सही है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान प्रभाव कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी क्या कह रहा है, सही है। जैसे हमारी पृथ्वी का गोलार्ध है और ये क्या कह रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसमें क्या होता है, जो रोटेशन होता है ना, वो उससे क्या होता है, एक कोरियोलिस बल का फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, जो विषुवत होती है ना, विषुवत रेखा पे क्या है, सबसे अधिक प्रभाव डालता है। और वहीं ध्रुवों पर क्या करता है, कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। जैसे आपने ये वाला सीजन देखा होगा ना, यहाँ पर जैसे ये आपका ये पॉइंट है आपका और ये वाला पॉइंट है। ठीक, इन दोनों को क्या ऐसे करके अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। इसको ऐसे करके रोटेट करते हैं, किस तरफ से, स्पीड से रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद में ये वाला हिस्सा जो है आपका स्पीड से दिखता हुआ, घूमता हुआ दिखता है, जबकि ये वाला हिस्सा क्या करते हैं, ये वाले इससे कम दिखाई पड़ते हैं, कम स्पीड से घूमते प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका कोरियोलिस बल, जैसे यहाँ पर एकदम से झटकेंगे नहीं, है ना, और यहाँ पर एकदम से हम फिक जाएंगे। अगर एकदम से रोक दें तो ब्रेक लगा दें तो एकदम से क्या होगा, हम आगे जाएंगे। लेकिन जो ध्रुवों पर होता है वो बहुत कम होता है, जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कोरियोलिस बल का जो प्रभाव रहता है वो कैसा रहता है, शून्य रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ये भी कथन वाला ही है। तो अभिकथन क्या कहता है कि चिनुक को हिमवत्सी पवन भी कहा जाता है, कारण यह पवन शीतकाल में अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोग बनाती है। ठीक है, चारागाहों और पशुओं के लिए क्या बनाती है, उपयोग बनाती है। कौन, चिनुक हिमवत्सी हवाएं। तो इसमें से जो आंसर है वो हमको ढूंढना है, कौन सा है। एक बार देखते हैं, ए क्या कहता है, ए तथा आर दोनों सही हैं, बी ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है। वहीं डी क्या कहता है, डी कहता है कि गलत है ए परंतु आर सही है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, जल्दी से बताइए। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर है आपका ए। ठीक, क्या है इसका राइट आंसर, हमारा ए रहेगा। राइट आंसर है ए। क्यों है राइट आंसर, जो चिनुक जो हिमवत्सी हवा है ना, ये रॉक पर्वत, जो रॉकी पर्वत है ना, उसके पूर्वी ढाल से चलती हैं, सारे क्या है चलती हैं। और ये शुष्क पवनें होती हैं। कैसी शुष्क पवनें होती हैं, और उसी में क्या है, जब हिम आता है ना, जैसे रास्ते में आपके ग्लेशियर वगैरह आते हैं, तो क्या करती है, ये शुष्क रहती है, गर्म रहती है। तो उसी जैसे ये हवा प्रवेश करती है, तो जो हिम है ना, हिम जमा हुआ है आपका, बर्फ जो जमी है वो क्या है, पिघलने लग जाती है हवा के संपर्क में आने से। ठीक, तो इसको इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हिमवत्सी कहते हैं। वहीं आप देखेंगे तो ये क्या करता है, जो बर्फ होती है ना उसको पिघलाता है और चारागाह पशुओं के हेतु उपयोग में बनाते हैं। जैसे वहाँ पर जो घास वो आपकी बर्फ पिघलती है, कुछ दिनों बाद वहाँ क्या होता है, घास उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है, दोनों सही कथन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके 39 वाला क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। तो क्या कहता है, ए असम हिमालय के बीच में, नेपाल हिमालय के बीच में, पंजाब हिमालय या कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि ये हमारा क्या है, हिमालय है। ठीक, तो इसका क्या पार्टीशन कर देते हैं। तो पार्टीशन करेंगे तो यहाँ पर कौन सी नदी आती है आपकी, सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी है, सिंधु नदी। एक मिनट ये चेंज कर लेते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, और ये पड़ती है आपकी सतलज नदी, है ना। तो इसके बीच में आता है आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा आपका पंजाब हिमालय। वहीं आपका नेक्स्ट पे आ जाता है कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय देखो, ये वाला कौन सा है आपकी, कौन सी नदी पड़ रही है आपकी, सतलज नदी पड़ रही है।
और यहाँ पे कौन सी नदी पड़ेगी आपकी, काली नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, काली नदी। तो सतलज और काली नदी के बीच में कौन सी नदी, कौन सा हिमालय आता है, कुमायूं हिमालय आता है। फिर वहीं दूसरा पार्टीशन आता है आपका नेपाल हिमालय, ठीक है। तो नेपाल हिमालय किसके बीच में पता है, ये आती है आपकी काली नदी, इधर जो आती है आपकी ताप्ती नदी आ जाती है, ठीक है, ताप्ती नदी है ना, तापी, ठीक। नेपाल हिमालय के बाद में आता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय में देखो इधर तापी पड़ती है और इधर पड़ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। तो इसको समझें, सिंधु और सतलज के बीच में कौन तट पड़ता है आपका, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में पड़ता है आपका कुमायूं हिमालय। वहीं काली नदी और सॉरी ये तिस्ता नदी है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये तिस्ता नदी है। कौन सी नदी है, तिस्ता नदी है। सेकंड दोस्तों, एक कॉल आ गई यार। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है। ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु कोई भी जो आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक ना ही दो। इसका राइट आंसर रहेगा आपका एक और दो दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या कहता है, 45 में कह रहा है आपका राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था, ठीक। इसका जो क्वेश्चन देखते हैं आंसर में आता है अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264 या अनुच्छेद 265। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका अनुच्छेद आपका 263 इसका राइट आंसर है, ठीक। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। जो लोक सेवा अध्यक्ष होता है और उसके सब जो सदस्य होते हैं उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक। वहीं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 में देखें तो जो कह रहा है ये इसमें सम्मिलित नहीं पूछा हुआ है। तो प्रमुख संप्रदाय और उसके संस्थापक, जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली गोसाल थे, ठीक है। बरकरी नामदेव और धरकरी रामदेव और रामावत किसके, रामानुज के नहीं है, ये रामानंद के हैं। किसके, रामानंद के हैं। रामावत रामानंद से ही और रामानुज सी वैष्णव से संबंधित हैं, ठीक है। वैष्णव द्वारा रामानंद की क्या करी थी, स्थापना करी। वैष्णव संप्रदाय की स्थापना रामानुज ने करी। वहीं आपका 48 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 48 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये निम्नलिखित में से कौन एक फफूंदी जनित रोग नहीं है, फफूंदी के द्वारा रोग नहीं फैलता है, ठीक। तो इसका जो पहला है दमा, दूसरा एथलीट, तीसरा खसरा और चौथा है गंजापन, ठीक। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा खसरा। खसरा कैसा है, एक विषाणु, ठीक है, कैसा है, विषाणु जनित रोग है ना। और ये पैराऑक्सिड विषाणु से क्या होता है, इसका ये इन्फेक्टेड होता है, ठीक। और बाकी तीनों किसके उदाहरण है, फफूंदी जनित हैं, जैसे दमा, एथलीट और गंजापन, ये किसके हैं, फफूंदीदार रोग के लक्षण होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 का। 49 क्या कह रहा है आपको, 49 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। ये वाली बात सही है कि इसकी जो स्थापना है वो 1981 में करी गई थी, लेकिन इसका जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य किसका है, तो इसका उद्देश्य है जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक। वहीं आपका 50 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है, ठीक है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट, हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। चौथा है भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका 1, 2, 3 तीनों इसके क्या रहेंगे, तीनों इसके सही रहेंगे। तो आज के जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं
और कल हम इसके 25 क्वेश्चन और कराएंगे। और जैसे ही आपकी टेस्ट नंबर 2 आएगी उसमें हम आपके 70 क्वेश्चन कराएंगे, 2 ही क्लास में करा देंगे। और वहीं आपके हिंदी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसके हम 2 पार्ट में कराएंगे, ठीक है। तो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना ताकि और भी बच्चों के लिए ये बेनिफिट हो। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।